हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूं आप सबका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज से। पहला न्यूज है हमारा, हसीना क्विट्स फ्लीज बांग्लादेश लैंड्स इन इंडिया एज प्रोटेस्ट सर्ज। तो अगर आप न्यूज़पेपर्स रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि बांग्लादेश में जो है प्रोटेस्ट्स चल रहे थे, और कल शाम को वो प्रोटेस्ट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि जो पीएम का रेसिडेंस था वहाँ पर भी अटैक किया गया, जिसके बाद कि वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्होंने रिजाइन कर दिया और वो यूके की तरफ उन्होंने अपना प्रस्थान जो है वो कर लिया। तो ये जो सिचुएशन इमर्ज हुई है बांग्लादेश में, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि बांग्लादेश जो है हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, और राइट फ्रॉम जब से बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ है, पहले वो ईस्ट पाकिस्तान का होता था, पाकिस्तान का पार्ट था, तो तब से लेकर के अब तक बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, हम हमेशा से ही बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक तो हमारा नेबरिंग कंट्री है, प्लस उसके इंडिपेंडेंस में भी हमने असिस्ट किया था। तो ये जो सिचुएशन है, ये इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेगी इन द फ्यूचर, ये चीज जो है वो देखने वाली होगी। तो बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, who had been in power for the past 15 years, resigned and fled the country on 5th August noon by a helicopter after weeks of deadly unrest in which more than 300 people have been killed। और इसके बाद अब जो वहाँ का मिलिट्री है उसने टेक ओवर कर लिया और वहाँ के प्रेसिडेंट से अर्ज किया है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए। The country is now set to have an interim government. Later, Ms. Hasina landed at the Hindon Air Force Station near Delhi. Ms. Hasina has requested asylum from the UK. Her sister Rehana, who holds UK citizenship, is accompanying her. तो शेख हसीना जो हैं वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जो उनके फादर थे। बांग्लादेशी इंडिपेंडेंस में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनको इंडिया में और बांग्लादेश में दोनों जगह ही बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बांग्लादेश इंडिपेंडेंस में उनका बहुत बड़ा योगदान जो है वो रहा है। और जो शेख हसीना का बचपन था, उस समय जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो इन्वॉल्व थे पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में। तो शेख हसीना को पूरा पॉलिटिक्स का जो उनका एक्सपीरियंस है वो उनके फादर से मिला है, और उनकी लेगेसी को वो कैरी ऑन कर रही थी, और बांग्लादेश की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीएम्स के रूप में वो इमर्ज हुई थी। बट अभी जो सिचुएशन हुई है, ये उनके पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत बड़ा धब्बा के रूप में सामने आ सकता है। तो इन ढाका, आर्मी चीफ जनरल Waqar ur Zaman confirmed her resignation in address to the nation. He urged the protesters to stop the unrest and pledged to meet their demands and bring justice to those who were killed. On August 5th, as part of the march to Dhaka, campaign demanding Ms. Hasina's resignation called by the Students Against Discrimination, thousands started gathering at the main points of Dhaka, defying a curfew order. तो हुआ ये कि एक रिजर्वेशन का जो लॉ है वो पास किया गया बांग्लादेश में, जिसके खिलाफ वहां के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करने लगे। तो ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसने इतना बड़ा रूप ले लिया। तो करीब करीब बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें उनकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन इमर्ज हुई है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है बांग्लादेश के लिए भी और आगे आने वाले समय के लिए भी, जिसमें इंडिया पे भी इसका जो असर है वो पड़ सकता है। तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बांग्लादेश में ये जो प्रोटेस्ट्स हैं वो क्यों हो रहे हैं, आखिर ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि इतने ज्यादा वहां पे प्रोटेस्ट होने लगे। तो द क्राइसिस बिगैन विद स्टूडेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट जॉब कोटा सिस्टम, जहां पे स्टूडेंट्स ने डिमांड किया कि ये अबॉलिशन होना चाहिए इस कोटा सिस्टम का, that reserved the government jobs for certain groups which they believed was unfair। Basically reservation यहाँ पे provide किया गया कुछ groups को, जो कि बाकी लोग उसको accept नहीं कर रहे थे और इस law के abolition का demand कर रहे थे। The protests turned violent, leading to clashes between the protesters, security forces and the pro-government activists। The government imposed curfews and restricted internet access to control the situation। उसके बाद
जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है वो, क्योंकि कल जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो उन्होंने यहाँ पर रेजिग्नेशन दिया और वो यूके की तरफ अपना डिपार्चर उन्होंने कर लिया। और इसके बाद जो वहां का पार्लियामेंट है वो डिसॉल्व हो गया। जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन, उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और एक इंटरिम गवर्नमेंट की, जो कि मिलिट्री और उन सब के कंसल्टेशन के साथ बनाई जाएगी, वो इंटरिम गवर्नमेंट अब बांग्लादेश का आगे का गवर्नमेंट जो है वो टेक ओवर करेगी। तो प्रेजेंट सिचुएशन यही है कि इंडिया में अब हो सकता है कि इसको लेकर के अब न्यूज में ये भी आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम क्लैशेस भी हो रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदू टेम्पल्स वगैरह हैं उनको डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के रूप में स्टार्ट हुआ था और कहीं ना कहीं एक कम्युनल वायलेंस का रूप ले रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारा बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन भी जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए कि वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अर्ज किया है कि कैसे हम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम बांग्लादेश गवर्नमेंट और साथ साथ में जो अपना सिविल सोसाइटी है उनके साथ मिल करके यहाँ पर काम करने की कोशिश जो है वो करें। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पर। तो अगला न्यूज है जस्टिफाई इंक्लूजन ऑफ 77 कास्ट इन ओबीसी लिस्ट सेज सुप्रीम कोर्ट टू द बंगाल गवर्नमेंट। तो एक्चुअली में हुआ ये है कि कुछ टाइम पहले जो बंगाल हाई कोर्ट है, वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट है, वहां पर उन्होंने एक जजमेंट दिया कि वेस्ट बंगाल में जो ओबीसी को इंक्लूड किया गया है, बहुत सारे कास्ट को जो ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, वो डिसीजन गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसी के खिलाफ जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उन्होंने अपील किया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को जस्टिफाई करने का कि जिस ग्राउंड पे उन्होंने इन 77 कास्ट्स को ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड किया है वो कैसे किया है। तो द सुप्रीम कोर्ट on August 5 gave the West Bengal government an opportunity to justify the reason for including 77 castes, largely Muslim communities, in the state's OBC list. The order follows an appeal by the state against a May 22 judgment of the Calcutta High Court, striking down the inclusion of several of these castes in the OBC list. एक 3 जज बेंच थी जिसमें कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी बैठे थे, जिनका कहना है कि क्लैरिफाई द नेचर एंड द स्कोप ऑफ द सर्वे अंडरटेकन टू आइडेंटिफाई द सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ दीज कम्युनिटीज। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उसमें इंक्लूड करने के लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि अगर आपको रिजर्वेशंस देने हैं तो उसके लिए उस कम्युनिटी का सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होना जरूरी है। तो अगर आप इनको ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं तो कैसे जो सर्वे कंडक्ट किया गया वो कैसे इस चीज को जस्टिफाई करता है कि वो जो कम्युनिटीज हैं वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। ये यहाँ पर कोर्ट का कहना है कि आपको प्रूव करने की जरूरत है। एंड देयर इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट पब्लिक सर्विसेज विच वारंटेड देयर इंक्लूजन इन द ओबीसी लिस्ट, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इन केस अगर किसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन पब्लिक सर्विसेज में ज्यादा नहीं है कि जितना होना चाहिए, जितना उस कम्युनिटी का पॉपुलेशन है उस हिसाब से स्टेट सर्विसेज में उसका इंक्लूजन नहीं है, तो ये चीज यहाँ पर कोर्ट को प्रूव करना, जो गवर्नमेंट है उनको प्रूव करना होगा कि अगर ये जो कम्युनिटीज हैं ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, पहली चीज, और दूसरी चीज कि ये सिविल सर्विसेज में या पब्लिक सर्विसेज में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। The court asked the state to respond to the allegations raised by private respondents that there was no meaningful consultation with the West Bengal Backward Classes Commission with respect to designation of 37 of these communities as OBCs. तो कुछ लोगों ने जाकर के कोर्ट में, यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वेस्ट बंगाल का, वहां पर जाकर के पेटिशन डाली थी कि यहाँ पर ये चीज करने से पहले जो स्टेट का बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है उससे किसी तरीके का कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया था। तो ये चीज अब आगे जो अभी हमारा जो कोर्ट का जजमेंट आया कि एससीज और एसटीज में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए, जो स्टेट्स को ये पावर दी गई है, तो स्टेट्स के पास ये पावर होता है कि आप कौन सी कम्युनिटी को एससी एसटी में या ओबीसी में इंक्लूड करना चाहते हैं, ये स्टेट्स डिसाइड कर सकती हैं, लेकिन स्टेट्स का भी एक लिमिट होना चाहिए। तो ये चीज इस बात को यहाँ दर्शाती है। अब जैसे जैसे ये
मामला जो है वो आगे हम प्रोसीड करेंगे, कोर्ट जो भी जजमेंट देती है उसको हम यहाँ फर्दर डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे एडिटोरियल्स पर। तो पहला है द सोशल बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक मार्केट स्पेक्यूलेशन। तो अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि हमारा जो यूनियन बजट अनाउंस हुआ उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स दोनों को ही इंक्रीज कर दिया गया है बाय सर्टेन परसेंटेज। तो यहाँ पर बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस किए जा रहे हैं कि उसके बाद स्टॉक मार्केट जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, सेंसेक्स जो है नीचे चला जाएगा, निफ्टी जो है वो नीचे चला जाएगा। और कल ऐसा देखने को भी मिला कि सेंसेक्स जो है वो बहुत ज्यादा पॉइंट से, बहुत ज्यादा मार्जिन से नीचे आ गया था। तो ये आर्टिकल जो है वो यही एक्सप्लेन कर रहा है कि स्टॉक मार्केट के बारे में जो स्पेक्यूलेशंस होती हैं, जो एक्सपर्ट्स इसके बारे में बताते हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो द इंडियन गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स in the stock market along with securities transaction tax on derivatives. This move is based on the belief that the gains from stock market speculation are like gambling, क्योंकि stock market के जो गेन्स होते हैं उसका कोई फिक्स नहीं होता है। आज अगर आप स्टॉक आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो कल को हो सकता है वो एकदम नीचे भी आ सकता है। तो जैसे गैम्बलिंग होता है, जुआ होता है, उसी तरीके का ये चीज है कि इसमें कुछ फिक्स नहीं होता है। Therefore, capital gains are viewed as easy profits earned without providing real services to the society। कि इन केस अगर कोई शेयर है जो आपने 100 रुपए में खरीदा और कल को जा करके एक साल के बाद उसका प्राइस अगर 500 रुपए हो गया, तो ये 100 रुपए एक साल के अंदर आपके 500 बन गए, आपको 400 रुपीज का जो यहाँ पर गेन हुआ है उसमें आपका रियल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जस्ट बिकॉज कि आपने 100 रुपीज का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 400 का फायदा मिल जाए, तो ये एक तरीके का गेन प्रॉफिट विदाउट सर्विस है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको कहा जाता है कि इसको टैक्स करना जरूरी है। द रिमूवल ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट्स फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स इन द रीसेंट बजट इज साइटेड एज एन एग्जाम्पल। तो अब कैपिटल गेन्स जो है वो कैसे अकर करते हैं? तो कैपिटल गेन्स अकर व्हेन इन्वेस्टर्स सेल एसेट्स एट अ हायर प्राइस देन द परचेज प्राइस। जैसा मैंने आपको बताया कि अपने अगर 100 रुपए में खरीदा, कल को जाकर के उसका प्राइस 500 रुपीज हो गया, उसको मैंने सेल कर दिया, तो यहाँ पर मेरे 100 रुपीज के इन्वेस्टमेंट से 400 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो हमको हुआ है। तो ये चीज यहाँ पर यही है कि कैपिटल गेन्स ऐसे होती हैं कि अगर जिस प्राइस पे हमने ओरिजिनली खरीदा और जो बेचने का प्राइस है वो उससे ज्यादा है, तो ये नॉर्मली भी है। अगर आप एक पेन भी खरीदते हैं और मान लीजिए उसको आप दोबारा से सेल करते हैं, वो पेन 10 रुपए में खरीदा, उसको अगर 20 रुपए में बेच रहे हैं, तो 10 रुपए का आपको कैपिटल गेन्स हो रहा है। तो कैपिटल गेन्स आर नॉट जस्ट अबाउट इजी मनी बट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट रिस्क एंड फोरसाइट। लेकिन जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हाँ, हमने 100 रुपए अपने, मान लीजिए मेरा इनकम जो है वो 1000 रुपए है और उसमें से मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है, मतलब उस 100 रुपए का कोई गारंटी नहीं है कि वो 500 रुपए ही होगा। हो सकता है वो 100 रुपए कल को जाकर के 50 रुपीज भी हो जाएगा। तो इस रिस्क के लिए भी जो इंसान है वो तैयार होता है। तो सिर्फ कैपिटल गेन्स का मतलब ये नहीं है कि इजीली हमको मनी मिल गया, दैट ऑल्सो शोज दैट हमारे अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है। तो कैपिटल गेन्स हेल्प एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली बाय रिवॉर्डिंग इन्वेस्टर्स हु करेक्टली प्रेडिक्ट फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ बिजनेसेस। Misallocation of capital results in losses which penalizes poor investment decisions। तो ये कहीं ना कहीं इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, इसीलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो सब्जेक्ट टू रिस्क है। आप देखिए म्यूचुअल फंड्स वगैरह का जो एड आता है उसमें लास्ट में एक डिस्क्लेमर होता है कि इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स इज सब्जेक्ट टू मार्केटेड रिस्क। इसलिए यहाँ पर मार्केट को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप ढंग से सब कुछ कैलकुलेट करके अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तब तो जाकर के देयर आर चांसेस कि आपको जो है कैपिटल गेन्स मिलेगा, उसका इंसेंटिव बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज अगर मिस एलोकेट होता है कि कुछ ऐसे शेयर्स में, ऐसे बॉन्ड्स में आपने पैसे लगा दिए जहां पर कि रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम है, तो वो आपका लॉस दिखाएगा। तो इन्वेस्टर्स इन अंडरवैल्यूड बिजनेसेस कैन अर्न कैपिटल गेन्स व्हेन अदर्स रिकॉग्नाइज द फेयर वैल्यू एंड बिड अप प्राइसेस। कि आज अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसमें कि मुझे पोटेंशियल नजर आ रहा है बट लग रहा है कि वो अंडर वैल्यूड है, तो उस कंपनी के शेयर्स मान लीजिए मुझे 100 रुपए में मिल गए,
कल को जाकर के लोगों को उस कंपनी का पोटेंशियल जो है वो समझ में आने लगा, तो उसके शेयर्स जो है वो अचानक से बढ़ गए, तो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होता है। दिस हेल्प्स इन इंश्योरिंग दैट प्रॉमिसिंग कंपनीज कैन रेज फंड्स मोर इजीली। उसके बाद यहाँ पे डेरिवेटिव्स की बात हो रही है कि डेरिवेटिव्स अलाउ इन्वेस्टर्स टू मैनेज रिस्क बाय प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस अगेंस्ट द प्राइस फ्लक्चुएशंस। दे आर नॉट प्योरली स्पेक्युलेटिव बट सर्व एज अ क्रूशियल रोल इन स्टेबलाइजिंग मार्केट्स। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पब्लिक परसेप्शन और स्पेक्यूलेशन, कि कैसे जो है पब्लिक परसीव कर रही है आने वाले सिचुएशन में, कि आने वाला जो सिचुएशन होगा उसमें कौन से मार्केट में ग्रोथ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, तो ग्रीन एनर्जी को लेकर के अभी मार्केट जो है हमारा वो बहुत ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन में है, बहुत पॉजिटिव आउटलुक है ग्रीन एनर्जी को लेकर के, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करना चाहती है। तो ग्रीन एनर्जी को लेकर के अगर अभी कोई लोग जो है वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो उसका गेन है वो उनको मिले। इसीलिए while speculation is often compared to gambling, it serves the vital function of providing liquidity and enabling investors to buy or sell based on informed decisions. Therefore, proper understanding and use of financial instruments can improve the overall efficiency of markets. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल पर, जो कि है द इशू ऑफ इंस्टीट्यूशनल वायलेंस अड्रेसिंग इट। तो बेसिकली यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल वायलेंस यानी डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात हो रही है, या डोमेस्टिक वायलेंस से आगे बढ़कर भी जो विमेन के साथ वायलेंस होता है इंस्टीट्यूशंस के अंदर, उसके बारे में बात हो रही है। तो डिस्पाइट अ सिग्निफिकेंट फीमेल इलेक्टोरेट, इश्यूज लाइक विमेन्स सेफ्टी आर ऑफन नेग्लेक्टेड इन इलेक्टोरल एजेंडाज। अभी इलेक्शंस हुआ है तो इन सब चीजों के बारे में बात होगी कि इलेक्शंस हुए, अलग अलग पार्टीज ने अपने अलग अलग प्रोमिसेस किए, लेकिन विमेन्स इश्यूज पे फोकस करने के लिए आज भी लोग तैयार नहीं है, डिस्पाइट इस बात के कि लगभग 50% जो है हमारे पॉपुलेशन का वो विमेन है। तो एक सिग्निफिकेंट वोट परसेंटेज जो है वो विमेन से भी आता है। तो नियरली 50% ऑफ द women face domestic violence and a large number of Dalit women experience sexual violence in their lifetimes, yet these issues are not prioritized publicly। कि लगभग अगर 100 महिलाएं हैं हमारे देश में, तो उसमें से 50 ऐसी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस को एक्सपीरियंस करती हैं, स्पेशली सेक्सुअल वायलेंस। और अगर हम दलित वुमेन की बात करें तो ये चीज और ज्यादा बढ़ जाती है। So institutional violence extends beyond household violence, being prolonged and often worsened by systematic failures. A report indicated that 39% of the offices view gender-based violence complaints as baseless, perpetuating a cycle of violence. कि जो ऑफिसेज होती हैं वहां पर आप देखिए कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट जो है वो लागू किया जाता है, वहां पे एक पॉश के लिए एक सेपरेट जो डिपार्टमेंट है वो होता है। तो कहा जाता है, एक रिपोर्ट ये दिखाता है कि 39% ऑफिसेज जो हैं हमारे देश में वो ऐसे हैं जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस, कि अगर कोई फीमेल कंप्लेन करती है रिगार्डिंग वायलेंस बाय अ मेल काउंटर पार्ट, तो उस चीज को बेसलेस यहाँ पर माना जाता है, जिसकी वजह से वो जो साइकिल है वो और ज्यादा कंटिन्यू करता है। तो अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वुमेन डू नॉट रिपोर्ट वायलेंस, ऑफन ड्यू टू सिस्टमैटिक बैरियर्स एंड फियर ऑफ रेट्रीब्यूशन। कि कई बार जो सिस्टम है वो उनको सुनता नहीं है, और सुन भी लेता है तो उस चीज पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। एग्जाम्पल, अ वुमन्स अटेम्प्ट टू रिपोर्ट अ वायलेंस इन कर्नाटका was dismissed due to jurisdictional issues reflecting systemic apathy। jurisdictional issues मतलब अगर आप किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं रिपोर्ट करने के लिए, और आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस का या सेक्सुअल वायलेंस का जिक्र करने आए हैं, और जो पुलिस है वो आपका केस लेने से मना कर देती है क्योंकि आपका जो एरिया है वो उनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। तो ऐसी सिचुएशंस में जो वुमेन होती हैं वो सिस्टम से हारने लगती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कंप्लेन करने के लिए जो वुमेन जो इस साइकिल में होती हैं उनको बहुत ज्यादा हिम्मत जुटानी पड़ती है, और एक बार वो हिम्मत जुटा करके और अगर उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है तो ये चीज उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इन रूरल एरियाज पेट्रियार्कल एंड कास्ट डोमिनेटेड पंचायत्स एड बैरियर्स फॉर वुमेन सीकिंग जस्टिस, स्पेशली रूरल एरियाज में, कि अगर
यहाँ पर जाते हैं, जो रूरल एरियाज हैं वो पेट्रियार्कल हैं, पितृसत्तात्मक समाज जनरली जो रूरल एरियाज हैं वो होती हैं, तो वहां पर इन चीजों को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया जाता है कि ठीक है, विमेन के साथ ऐसा होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस अगर वो पंचायत के पास जाती हैं और अगर ये दलित बेस्ड वायलेंस है कि कोई दलित वुमेन है जिसके साथ किसी हाई कास्ट मैन ने कुछ किया है, तो जनरली जो पंचायत होती हैं वो कास्ट डोमिनेटेड होती हैं, जिस वजह से उनका जो प्रॉब्लम है वो सुना नहीं जाता है। द बैकलॉग ऑफ 40 मिलियन कोर्ट केसेस एक्सैसरबेट्स द सिचुएशन पर्टिकुलरली फॉर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, की ऑलरेडी जो हमारा कोर्ट है वो बैकलॉग से झेल रहा है कितने केसेस, तो 40 मिलियन कोर्ट केसेस का बैकलॉग जो है, यानी अभी भी हमारे देश में सारे जितने भी कोर्ट्स हैं उनको मिला लिया जाए तो 40 मिलियन ऐसे केसेस हैं जो कि अभी भी सुने नहीं गए हैं। तो इस वजह से जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, जिनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, बहुत पैसे नहीं है उनके पास, तो उनका नंबर जो है वो आता ही नहीं है। देयरफॉर वी नीड स्ट्रॉन्ग लॉज एंड इफेक्टिव implementation. While India has comprehensive laws against gender violence, their implementation is weak due to bureaucratic and societal hurdles, and therefore there is a need for trauma-informed approaches and leveraging the experiences of survivor-led organizations. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सर्वाइवर लेड है, जैसे एसिड अटैक ऑर्गेनाइजेशन, एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए जो हैं, जो उनके, तो वो उनके एक्सपीरियंसेस से हम कुछ सीख सकते हैं। प्लस ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड अप्रोचेस, कि अगर किसी के साथ ऐसी चीज हुई है और आप जा रहे हैं उसके कंप्लेन करने के लिए या कोर्ट में जो प्रोसीजर चल रहा है, तो जिसके साथ भी ये चीज होती है उसको एक सर्टेन ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, तो उस ट्रॉमा से डील करने के लिए यहाँ पर जो है उस तरीके का अप्रोच यहाँ पर होना चाहिए कि उस इंसान के तरफ एम्पैथेटिक अप्रोच जो है वो जो हमारा सिस्टम है उसके पास होना चाहिए। फिर है लैक ऑफ डेटा एंड शेयर्ड स्टोरीज एम्पलीफाइज इंस्टीट्यूशनल वायलेंस, एक्यूरेट डेटा कलेक्शन एंड पब्लिक शेयरिंग ऑफ सर्वाइवर स्टोरीज आर एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग द इश्यूज, कि बहुत सारे लोग अपनी कहानी शेयर ही नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी होगी कि कैसे जो है हम करेक्ट डेटा को, एक्यूरेट डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। Social impact organizations are working to train police and judicial systems in trauma-informed care. Example, One Gana in Bundelkhand या One Gun in Bundelkhand trains government officials to handle cases with sensitivity and support survivors. तो इसको आप example में use कर सकते हैं। In case अगर कोई institutional violence से related question आता है, institutional violence against females से, तो उसमें आप जो ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर है उसका जिक्र करेंगे, जिसमें कि आप वन गन का यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में बोला गया है वो बोला गया है कि पॉलिटिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कि हमारे पॉलिटिशियंस के पास ये पावर है कि वो एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जब तक लेजिस्लेचर में इन चीजों के बारे में बात नहीं होगी तब तक जो है सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी। तो पॉलिटिशियंस एंड वोटर्स हैव अ क्रूशियल रोल इन हाईलाइटिंग एंड एड्रेसिंग इंस्टीट्यूशनल वायलेंस। Successful examples of government initiatives like the emphasis on girls' education, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, show that change is possible with political will. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप फीमेल उससे बाहर निकल के देखते हैं तो स्वच्छ भारत मिशन हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, इन सब में बहुत सारे जो पॉलिटिकल विल की वजह से हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल वायलेंस भी जो है वो कम हो, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो पॉलिटिकल रोल है, मतलब पॉलिटिकल क्लास का है, और सोशल क्लास यानी कि वोटर्स का है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल पर, जो कि है ऑन दी एज। ये बात कर रहा है कि जो वेस्ट एशिया में अभी सिचुएशन है इजराइल और हमास के बीच में, अभी आपने देखा होगा कि हमास का जो चीफ था वो उसको मार दिया इजराइल ने। भले ही इजराइल ने ऑफिशियली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है, बट फिर भी यहाँ पर जो सिचुएशन है वो अभी कंट्रोल में नहीं आई है। तो ये जो एक्ट है ये जो आर्टिकल है वो यही बोल रहा है कि भले ही हमें वेस्ट एशिया में इजराइल को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, बट साथ ही साथ नेतन्याहू के जो तौर तरीके हैं उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। तो एक बैलेंस बनाकर चलना होगा,
इसराइल और बाकी का वेस्ट एशिया जो है उसके बीच में। तो किलिंग्स ऑफ फुआद शुक्र, अ सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर एंड इन बीरत, एंड इस्माइल हानिया, द पॉलिटिकल चीफ ऑफ हमास इन तेहरान, हैव हाइटेंड द टेंशंस इन द रीजन। किस रीजन की बात हो रही है? तो वेस्ट एशिया। Israel has claimed responsibility for the Beirut strike but has remained ambiguous about its role in Hania's assassination. तो भले ही पहला वाला जो इंसिडेंट है यानी फुआद शुक्र का जो असैसिनेशन है उसका इसराइल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इस्माइल हानिया का जो यहाँ पर असैसिनेशन हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक इसराइल ने नहीं ली है। बट जो भी चीजें हुई हैं, जो सिचुएशंस अनफोल्ड हुई हैं, उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है फिर से जो रीजनल टेंशंस हैं उस पर। तो इजराइल्स नॉर्दर्न बॉर्डर विथ लेबनान हैज बीन टेंस सिंस द रीसेंट गाजा वॉर। Hezbollah's leader Hassan Nasrallah has warned of retaliation and the group has launched numerous attacks towards Israel. यानी पहले इसमें सिर्फ हमास इन्वॉल्व था, बट अब इसमें हेजबुल्ला भी इन्वॉल्व हो गया। ये सब रीजनल ग्रुप्स हैं जो मोस्टली नॉन स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं। तो हमास हो, हेजबुल्ला हो, तो पहले जब इसराइल सिर्फ हमास पर अटैक कर रहा था तब तक हेजबुल्ला कुछ नहीं बोल रहा था, बट अब जब इसराइल ने यहाँ पर लेबनान को टारगेट किया है, लेबनान पे वॉर स्ट्राइक्स लॉन्च करने की बात की है, तब हसन नसरल्ला जो कि हेजबुल्ला के लीडर हैं उन्होंने कहा कि इसका रिटेलिएशन भी हो सकता है। अब यहाँ पर ईरान की भी बात आती है, तो कैसे? तो ईरान हैज अ हिस्ट्री ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू अटैक्स ऑन इट्स एसेट्स एज सीन विद द ड्रोन एंड मिसाइल स्ट्राइक्स following the bombing of its embassy complex in Damascus. The killing of Hania in Tehran, a high-profile attack, is likely to provoke a strong response from Iran. क्योंकि यहाँ पर ईरान इस पिक्चर में पहले से नहीं था, बट क्योंकि इस्माइल हानिया की जो डेथ हुई है वो तेहरान में हुई है, तो अब हो सकता है कि यहाँ पर ईरान भी इन्वॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए, इसराइल हो गया, ईरान हो गया, लेबनान हो गया, ये सब जो है अगर कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं तो पूरा का पूरा जो वेस्ट एशिया है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसराइल को हमें प्रोटेक्ट करना है, लेकिन साथ ही साथ पूरा का पूरा वेस्ट एशिया के इंटरेस्ट को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो बाय टारगेटिंग हानिया इन तेहरान, इसराइल डेमोन्स्ट्रेट्स इट्स ऑपरेशनल रीच एंड एक्सपोजेस वल्नरेबिलिटी इन ईरान्स सिक्योरिटी। दिस एक्ट सर्व्स एज अ वार्निंग टू द हमास दैट इट्स लीडर आर नॉट सेफ रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन। तो भले ही यहाँ पर जो नेतन्याहू ने किया, मतलब इसराइल ने किया, वो एक मैसेज की तरह है हमास को कि उनके जो लीडर्स हैं वो सेफ नहीं रहेंगे चाहे उनकी कोई भी लोकेशन हो। बट ये दिखाता है कि कैसे ईरान का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं। तो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहूज एग्रेसिव पॉलिसीज आर सीन एज काउंटर प्रोडक्टिव इन द लॉन्ग रन, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप वायलेंस से कितनी दूर तक जा सकते हैं। आप देखिए कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो 2022 में स्टार्ट हुआ था और अब तक वो एंड नहीं हुआ है। कंटिन्यूअसली लोग वहां पे मर रहे हैं, चीजें हो रही हैं, बट उसका कोई एंड नहीं है। यहाँ पे भी लास्ट सितंबर से अक्टूबर से ये चीजें चल रही हैं जिसका कोई एंड नहीं है। तो आखिर कब तक हम ये मिलिट्री जो स्ट्रेटजीज हैं उसको यूज करेंगे, अटैक्स वगैरह करेंगे, और यहाँ पर लॉन्ग रन में इसका कोई रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। So his actions suggest a lack of commitment to peace and indicate preference for continued conflict, जिसका कि regional stability पे बहुत ज़्यादा impact पड़ेगा, क्योंकि US इसमें directly involve हो सकता है, क्योंकि US जो है वो इसराइल का सपोर्टर है। तो अभी ज़रूरी है कि US के साथ साथ और भी जो उसके एलाइज हैं वो कोशिश करें कि इसराइल को कंट्रोल किया जाए, नेतन्याहू के जो अप्रोचेस हैं उसको कंट्रोल किया जाए, ताकि पूरी रीजनल स्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रह सके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप सर्वोदय IAS के टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।